हेलो स्टूडेंट्स, और इस डिजिटल के रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर। मेरा नाम है ऋषि और हम सबसे पहले कंटेंट्स को समझ लेते हैं, जहां पे हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से स्टार्ट करेंगे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हुए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। फिर हम लोग बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ को आज फटाफट रिवाइज करेंगे। एंड सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, कलर से लेके रिएक्शन के यूनिक चीजों पे आज आपको मैं रैपिडली रिवाइज करवाऊंगा। चलो देखते हैं बच्चों, चेंज क्या होता है। वो क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर बच्चों फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, तो उसे हम लोग केमिकल चेंज बोल ही नहीं सकते। यहां पे जब भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा, है ना, तो उसे केमिकल चेंज बोलेंगे। तो फिजिकल चेंजेस में यूजुअली चीजें आती हैं लाइक शेप या वॉल्यूम को चेंज करना, जिसमें क्रशिंग ऑफ कैन आ गया या मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब आ गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइक ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर हो सकता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, हर जगह आपको दिखेगा कुछ कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है। जैसे आयरन के रस्ट होने से एक नया कंपाउंड बन जाए, लकड़ी को जलाने से नए कंपाउंड्स बनते हैं। अगर आप देखो जो खाना सड़ता है उसमें भी न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके केमिकल चेंजेस के हैं। एंड जो दोनों में डिफरेंसेस की बात करेंगे कि सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेजर डिफरेंस है कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है और वो परमानेंट चेंज है जिसे रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर केमिकल चेंज को क्या कहेंगे हम लोग इस चैप्टर से सीख रहे हैं कि सर इसे बोलते हैं एक केमिकल रिएक्शन। तो है क्या कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यूजुअली ये जो होता है केमिकल रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स वन और मोर सब्सटेंसेस जो न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में जहां पे बेकिंग सोडा और विनेगर को आप एक फनल में लीजिए एंड उसमें रिएक्शन होने दीजिए और देखेंगे कि बलून एक्सपैंड हो रहा है। ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं यूजुअली कुछ ना कुछ चेंज एक केमिकल रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा या कोई भी नया एटम नहीं बनेगा। एंड जो भी नया मॉलिक्यूल बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, वो अपने आप को विजिबल करवाएगा किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन से, जो कि इस चैप्टर में आपको हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए नोटिस करना है। तो ये जो बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंसेस है उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। जैसे कि यहाँ पे विनेगर रिएक्ट कर रहा है बेकिंग सोडा से टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिन्हें बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कहानी इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये रिएक्शन हो रही है, वो कैसे पता चलेगा, इन पांचों वेज से पता चलेगा बच्चों। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है, या फिर चेंज इन कलर बहुत ऑब्वियस होता है केमिकल चेंज को दर्शाने के लिए बच्चों। जैसे सिट्रिक एसिड को हमने डाला कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट में कि वो हो जाता है पर्पल से कलरलेस। फिर चेंज इन स्टेट हम लोग देखते हैं यूजुअली सॉलिड लिक्विड गैस में बार बार चेंज हो जाता है। जैसे कि कैंडल को हम जलाते हैं तो वो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, कैंडल का वैक्स इनटू गैसियस फॉर्म। फिर यहाँ पे हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, एक सॉलिड क्रिएट हो रहा है दो कलरलेस या दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करके। तो कभी कभी वो कलर्ड प्रेसिपिटेट हो सकता है, व्हाइट, येलो, ब्लैक, है ना। एंड देन लास्ट होता है कि रिएक्शंस होने पे हम लोग उस टेस्ट ट्यूब में या फनल को या बीकर को टच करके पाते हैं कि या तो वो गर्म हो गया है या वो ठंडा हो गया है। तो ये बताता है कि देयर इज सम एक्सचेंज इन एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो ये बच्चों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग उसे बार बार बताना चाहते हैं एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में जो सब लोग मान सकते हैं। क्या है कि हम लोग जब कोई रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो एक व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये बता के बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम लोग एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं या फिर एक सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे
क्या हो रहा है कि हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं एलिमेंट्स के एंड कंपाउंड्स के टू शो दैट की रिएक्शन क्या हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी रिएक्शन या केमिकल चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग उसके सिंबल्स या केमिकल कंपाउंड्स के साथ ऐसे लिखते हैं कि सर विनेगर जैसे रिएक्ट कर रहा था वो एक्चुअली होता है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, तो उसका फॉर्मूला लिखा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, तो उसका फॉर्मूला लिखा है। ये रिएक्ट करके हमने देते हैं कुछ अलग अलग कंपाउंड्स जैसे कि ये। तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की कहानी है, इसे इस चैप्टर में बच्चों हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिख के बार बार दिखाना है। तो क्या होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन बच्चों जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये देता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या हो रहा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन? लेट अस काउंट। ठीक है, जिंक का लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन के दोनों एटम से दोनों साइड, सल्फर का एक एक एटम है दोनों साइड, एंड ऑक्सीजन के चारों एटम है दोनों साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में दोनों जगह नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने के कारण LHS इक्वल टू RHS लिख के वी कैन डिक्लेयर कि सर ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई भी हम लोग लॉ वायलेट नहीं कर रहे। क्या हो रहा है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है बच्चों। जो कभी कभी क्या होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में हमें डिफरेंस दिखता है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड एलिमेंट के बराबर नहीं हो रहे हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में। कैसे बराबर नहीं हो रहे? देखो, ऑक्सीजन एटम्स इधर 2 है और इधर 1 है प्रोडक्ट में, तो इसको बराबर करते हैं हम लोग बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। जो आपने बैलेंसिंग सीखी है हिट एंड ट्रायल में, क्या पता चलता है सर इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 कर देने से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन में अब चेंज आ गया है। तो बार बार इस टेबल को अपडेट करो। टेबल को अपडेट करके पता चल रहा है कि हमें हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इससे अब आपको मिल गई है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों क्वेश्चंस में ध्यान देना है आपको कि ये टेबल बनाओ बार बार एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाओ इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को चेंज करते हुए। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन की स्टेटमेंट दे देते हैं, सपोज पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाया लाइम वाटर देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला दे दे या कंपाउंड्स के इवन नेम दे दे। आपको कहीं कहीं ये चीजें याद रखनी है कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनना है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है, एंड साथ में बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी लगता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं और लिखते हैं एक वर्ड रिएक्शन एंड सिंबल इक्वेशन। और यहाँ पे आप काउंट करोगे तो दिखता है कि अरे हाँ दोनों साइड बैलेंस्ड है, बट दिस इज नॉट इनफ। ये एक केमिकल रिएक्शन अभी इंफॉर्मेटिव नहीं है। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग सिंबल्स लिखते हैं, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है या गैसियस है। फिर हम लोग ये भी बताते हैं कि क्या हीट चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ रिएक्शंस एक्चुअली स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है तो वो भी हमें कन्वे करना है। तो ये बच्चों हम लोग हीट के इवोल्यूशन को बताते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बाय राइटिंग दैट कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है इन द प्रोडक्ट साइड। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस, जहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज बनता है। फिर हम लोग बच्चों ये दिखाना पड़ता है कभी कभी कि ये जो रिएक्शन हो रही है लाइक स्पेशल कंडीशन लाइक हीट की सप्लाई है, तो ये ट्रायंगल का साइन बनाते हैं। और कुछ रिएक्शंस होती हैं
यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो ये सब कुछ एरो के ऊपर नीचे लिख के हम लोग जब एक रिएक्शन को लिखते हैं तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, आपको वो जो कुछ वर्ड्स पढ़ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो पे चीजें पढ़ के क्लियर हो जाता है, सारे स्टेट्स ऑफ मैटर देख के समझ में आता है कि अच्छा ये रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हुआ। फिर बच्चों हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है ना, जिसमें 5 टाइप की रिएक्शंस हैं, उसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, हम लोग इनके एग्जांपल्स देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने के लिए ध्यान से सुनेंगे। ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं एज द नेम सजेस्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जब बनेगा यूजुअली इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती है, जैसे कि आपने मैग्नीशियम को बर्न करना स्टार्ट किया, यहाँ पे इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ये व्हाइट कलर का जो पाउडर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ भी बर्न करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सब भूल जाओ जब ये वाले एग्जाम्पल की पर बात करेंगे। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में कंबाइन करते हैं एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हम लोग अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे एक कंपाउंड में सारे एलिमेंट्स रीअरेंज होते हैं एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक ही रिएक्टेंट है बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, मतलब यहां पे हम लोग कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहते हैं। बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एलिमेंट्स को दूर लेके जाना है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है बाय सप्लाइंग मोर एनर्जी। जैसे अगर हम दो दोस्तों को दूर करना चाहते हैं तो उसमें हमें खींच के उन्हें दूर करना पड़ेगा, वैसे ही इन एटम्स को विद इन द मॉलिक्यूल एनर्जी सप्लाई करो, आप हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। आप एक एक एटम को तो दूर नहीं कर सकते बाय फोर्स, है ना, पकड़ के, इंस्टेड आप एनर्जी सप्लाई करोगे इन वेरियस फॉर्म्स। तो ये ओवरकम करेंगे हम लोग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इनका ब्रेकअप करके आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पे जो H2O है इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोज करता है एंड H2 बनता है आपका कैथोड पे। इस डायग्राम में दिखेगा जहां पे ये कैथोड है उधर डबल द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है कंपेयर टू ऑक्सीजन। वो इस रिएक्शन से भी पता चलता है कि कैथोड पे 2 मोल्स ऑफ H2 बन रहे, whereas एनोड पे उसी वक्त सिर्फ 1 मोल ऑफ O2 बनेगा। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन आता है जिसमें हीट सप्लाई करो आप किसी आयरन सल्फेट जैसे सल्फेट सॉल्ट में, आपको इस डायग्राम में दिखेगा कि बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आती है, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमें मिल रहा है। सेम नाइट्रेट सॉल्ट में आपको ये याद रखना है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर कि हमने यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन ऑब्जर्व किया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेड नाइट्रेट का कलर भी बदलेगा, यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड बन रहा है उसके अलावा ब्राउन कलर के फ्यूम्स भी दिखेंगे ऑफ NO2 गैस, राइट। हियर एक क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी हिंट के फॉर्म में आपसे बोलते हैं कि कंपाउंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट decomposes upon heating to release a gas which can be verified using lime water test, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है जो कि पॉजिटिव लाइम वाटर टेस्ट देता है, तो इसके लिए क्या नाइट्रेट चाहिए, क्या सल्फेट चाहिए? नो, आप ये लोग यूज करोगे यहाँ पे कार्बोनेट सॉल्ट। कौन सा कार्बोनेट यूज करना है बच्चों? जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बच्चों याद रखना, CaO को इवन बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट का एक और कॉमन नाम है लाइमस्टोन, ठीक है। क्वेश्चंस में सेम कंपाउंड को अलग अलग वे में रेफर कर रहे हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से वो सारी चीजें आज बता भी रहा हूं। यहां पे बच्चों ध्यान दो, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर सॉल्ट्स, है ना, डिकम्पोज होते हैं एंड
सपोज आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, वो आपको ग्रे कलर का सिल्वर देगा या सिल्वरी व्हाइट कलर का ग्रे सिल्वर का मिलेगा प्रोडक्ट सॉलिड, एंड ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। बट अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है तो आपको पेल ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस रिलीज होते हुए नजर आएगी। ये बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसका एक एप्लीकेशन है फोटोग्राफी में, है ना। पुराना एग्जाम्पल है बच्चों फोटोग्राफी में। पुराने जमाने में जब डिजिटल बातें नहीं होती थी, है ना, सब कुछ फिल्म पे होता था, तो तब ये यूज किया जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज बनते थे, जब सिल्वर जहां जहां डिपॉजिट हो गया वो एक अलग ही डार्क कलर का दिखता है। फिर हम लोग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे आ रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में नहीं, मल्टीपल चैप्टर्स में ये होता है यूज। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप नोटिस करो कि एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट को अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसको हटा दे रहा है। कैसे हटा रहा है देखना जरा। अगर ये एलिमेंट ए है, यहां पे एलिमेंट बी और सी का एक कंपाउंड है, तो एक न्यू कंपाउंड बन गया है जहां पे ए ने बी को हटा के जगह ले ली और सी की जगह पे आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इज मोर रिएक्टिव। क्या हुआ है बच्चों, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने ये नोटिस किया कि इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देंगे, उसकी जगह ले लेंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, तो इसे बोलते हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट जब बच्चों यहां पे हम लोग दो कंपाउंड्स ले ले अगर रिएक्टेंट में, एंड दोनों एलिमेंट्स में कुछ अदला बदली हो जाए, या फिर इसे इवन बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस में आप नोटिस करना ए बी और ए डी बन गया है। ए बी में जो बी था वो इंस्टेड ऑफ सी के साथ कंबाइन कर गया है, एंड ए डी के साथ कंबाइन कर गया है। ये जो रिएक्शंस हो रही है यहां पे विजुअली देख सकते हो कि पहले ये येलो और रेड वाला साथ में थे, बाद में येलो और रेड अलग अलग हो गए हैं, इनके काउंटर पार्ट से जुड़ गए हैं। तो इसका कैटायन यहाँ के एनायन से ही जोड़िएगा और यहाँ का एनायन इसके कैटायन से ही जोड़िएगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि दो कैटायन को कंबाइन कर दिया सर, ये लो डबल डिस्प्लेसमेंट बना दिया। तो ये बच्चों कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, मैंने ये ध्यान से चुना है ताकि आपको इनके कलर्स के बारे में याद रहे। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। जरा नोटिस करिएगा कि जब जिंक मेटल को हम लोग कॉपर सल्फेट में डालते हैं, इसका कलर याद रखो कि ये ब्लू कलर है। फिर जब जिंक सल्फेट बनता है वो कलरलेस होता जाता है, मतलब ब्लू कलर कम हो जाता है, क्योंकि जो भी कॉपर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट था वो अब डिपॉजिट हो गया है। यहां पे आप देख सकते हो ये कॉपर का जो रंग है इसे बोलते हैं गोल्डन ब्राउन। ठीक है, ये जो गोल्डन ब्राउन रंग का आपका कॉपर डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे डाउनवर्ड एरो से भी दिखाते हैं। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल विच हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल आप इधर देख सकते हो। आयरन ने कॉपर सल्फेट में डिफरेंस दिखाया कैसे, कि पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है, बट जब प्रोडक्ट बन रहा है आयरन कॉपर की जगह आ गया है, तो ये नया कंपाउंड जब बन रहा है ये है एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन, एंड कॉपर आपका वही गोल्डन ब्राउन कलर का आयरन पे कोटिंग की तरह दिखता है। यहां पे बच्चों बहुत ही बढ़िया तीन एग्जाम्पल है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब Na2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, मिक्सिंग करने पे दो टेस्ट ट्यूब में ये एक्वस सॉल्यूशंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट जैसे ही फाइनल टेस्ट ट्यूब में कंबाइन करने लगते हैं ये दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, बेरियम कंबाइन कर लेता है सल्फेट के साथ एंड सॉलिड प्रेसिपिटेट की तरह यहां पे नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, इसने एक बॉन्ड ऐसा बनाया कि वो डिसाइड कर गया है कि अब मैं इस रिएक्शन से बाहर हूं, सेटल हो जाता हूं, एंड बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर में बाहर आ जाता है, एंड सोडियम क्लोराइड भी एक और प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे आप एक एग्जाम्पल देखिए,
कॉपर सल्फेट अगेन वही ब्लू कलर का है बच्चों, बट H2S के साथ यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये वाला कॉपर इस सल्फाइड के साथ कंबाइन करेगा, और ये जो प्रोडक्ट है कॉपर सल्फाइड बच्चों, ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनता है। यहां पे ये जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर दिखता नहीं है कि प्रोडक्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। आप पर कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये नोटिस करो कि ये बेरियम है और ये आपका क्लोरीन है, तो ये तो यहाँ पे कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन गए हैं, यहां से कैटायन, यहां से एनायन, बट आपको यहाँ पे दिखेगा सर NH3 और H2O बन रहा है, वेराज इधर यू हैव NH4OH। बट बच्चों क्या है कि ये वीक बेस होता है NH4OH, जो कि टूट के ऐसे ही दिखता है NH3 प्लस H2O की तरह। दूसरी खास बात इस रिएक्शन की ये है, सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए जिसमें एंडोथर्मिक भी हो, तो ये एग्जाम्पल उसके लिए याद रखिएगा कि जब आपने ये दो टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया है तो टेस्ट ट्यूब विल बिकम वेरी वेरी कोल्ड, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी, एंड वो सरफेस जो है वो हो जाता है कोल्ड। फिर बच्चों ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे खास एग्जाम्पल है, चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, विच इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड एंड बेस कोई भी हो सकता है, अगर आपके पास बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड HCl है, ठीक है, यू जस्ट नीड एन एसिड एंड बेस विच विल ऑलवेज रिजल्ट इन सॉल्ट, लाइक इन दिस एग्जाम्पल आपको NaCl मिलेगा एंड वाटर। नीचे वाले एग्जाम्पल में आपको मिला है कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। एसिड आपको देता है H+ जो एक बेस के OH- के साथ कंबाइन करता है, एंड ये कोवलेंट मॉलिक्यूल वाटर मिलता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शंस, एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 10th में शुरू होता है एंड 11th-12th तक पूरा इवॉल्व होता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा है कि जब एक एलिमेंट में ऑक्सीजन कंबाइन करे तो कॉपर को आप हीट करो ऑक्सीजन में, तो जो कलर है कॉपर का हम नोटिस करते हैं सर ब्राउन कलर का हो गया। तो ये एक डायग्राम है बच्चों जिसमें ये सेटअप दिखाता है कि कॉपर पाउडर पहले ले रखा है, बट हीट करने पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्राउन कलर का हो रहा है। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है आपका कॉपर का, बट इसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन गैस पास करोगे आप कॉपर ऑक्साइड पे, तो कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉपर बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है इसे क्या बोलते हैं, इसे बच्चों हम लोग डिफाइन कर रखे हैं एज रिडक्शन। एंड ध्यान से देखना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस को ही डिफाइन किया गया है एज ऑक्सीडेशन। मतलब एनी सब्सटेंस जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, यहां पे आप नेम से समझ गए हो कि रिडक्शन भी हो रहा है इस रिएक्शन में एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन में, विच यू कैन सी हियर। इस एक रिएक्शन में जो दोनों एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन्वॉल्व है उसमें से एक के साथ हो रहा है रिडक्शन और एक के साथ हो रहा है ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, तो इसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों ये 5 रिएक्शंस है, बट रेडॉक्स रिएक्शन में हमें समझना होता है बार बार डिटेल में कि किस सब्सटेंस के साथ कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो इधर आप देखोगे H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, तो इस सल्फर ने लूज किया हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, जब एक कंपाउंड H लूज करता है तो इट इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन, एज डिफाइंड है ना, यहां पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ, आपको रीजन लिखना है, आप अगर इसे बोल रहे हो सर ये ऑक्सीडेशन है तो रीजन लिखोगे हाइड्रोजन का लॉस। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन,
बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही बच्चों अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि मैंगनीज ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, एंड क्लोरीन हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस, बट बच्चों यहां पे जो भी रिएक्शन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रिमेंबर दिस, कि देर इज अ एलिमेंट और अ सब्सटेंस विच इज कॉजिंग द ऑक्सीडेशन, मतलब किसी के कारण सामने वाले कंपाउंड का सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड खुद का हो जाता है उस प्रोसेस में रिडक्शन, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जिंक ऑक्साइड खुद हो रहा है रिड्यूस, ठीक है, जिसके कारण कार्बन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो वी कैन से दैट जिंक ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसने ऑक्सीजन सप्लाई किया, किसे सप्लाई किया, कार्बन को, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उसने जिंक ऑक्साइड का ये बॉन्ड तोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो दिस इज द एलिमेंट और सब्सटेंस विच हैज कॉज्ड द रिडक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो बच्चों ये रियल लाइफ एग्जांपल है कोरोजन, जहां पे रेडॉक्स हमारा नुकसान करवाता है डेली लाइफ में, है ना। अगर आपके पास कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, वो हवा में ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर के प्रेजेंस में करोड़ होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने लगता है। आयरन जहां पे एक जगह बहुत ही एक हार्ड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, अच्छी स्ट्रेंथ रखता है, वो जब रस्ट बन जाता है तो वो एक रेड ब्राउन कलर का सॉफ्ट पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान वाली प्रॉब्लम है, तो हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शंस या कोरोजन अवॉइड करना चाहिए। इसमें बच्चों एक और बहुत ही यूनिक एग्जांपल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, जो कि एक्चुअली कॉपर का बना हुआ है, उसका कलर चेंज हो गया है ओवर मेनी मेनी इयर्स इनटू अ ग्रीन कलर लेयर ऑफ मैलेकाइट, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का कोरोजन आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कारण हुआ है, और ये नया कंपाउंड बना है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। फिर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बच्चों, खाना खराब हो जाता है, जो हमारा डब्बा खुला छोड़ दिया हमने, तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस रखा हुआ है, जो भी हमारे खाने का आइटम है, वो सिल जाते हैं या फिर उनमें से बास आने लगती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है, उनका कलर बदल जाता है ओवर मेनी मेनी डेज। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है इन खाने में, है ना, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट रिजल्ट्स इन बैड स्मेल, है ना, एंड खाने का खराब होना, तो इसे बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो ये रैंसिडिटी अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि हम लोग का खाना खराब नहीं हो और हमारी सेहत भी बनी रहे। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। दूसरा तरीका है कि हम लोग खाने को पैकेट में पैक करें जो कि नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज अ इनर्ट गैस, रिएक्शन नहीं होने देता, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। वैसे ही आप ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर सकते हो अगर आपने एयर टाइट कंटेनर में उसे स्टोर कर दिया। एंड आखिरी तरीका है कि आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दो, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से दूर रख के, या फिर एक ठंडे एटमॉस्फेयर में, मतलब फ्रिज में खाना रख के आप इस ऑक्सीडेशन को रोक सकते हो। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका फाइनल एग्जाम में आपके लिए आएगा अराउंड 5 to 6 मार्क्स के लिए, जहां पे रेडॉक्स से सवाल आना बिल्कुल तय है, बैलेंसिंग से भी सवाल आना तय है, एंड यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है, कलर है, ऑब्जर्वेशन है, वो सब हमने रिवाइज कर लिया है। ये बिल्कुल याद रखिए और लिख लिख के अपने एग्जाम में प्रैक्टिस करिएगा, मतलब एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर exams. Do tune in our next video on the chapter acid bases and salts.